वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स के एक टॉपिक डिस्कस करते हैं 2023 अरब लीग समिट, या इसे हम जिस पैरामीटर में देखेंगे वो है द रिटर्न ऑफ सीरिया इन द अरब समिट। कि ये जो अरब लीग का समिट हुआ 2023 का और जिसमें ख़ास करके जो है वो शाम की वापसी हुई है अरब लीग के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हवाले से रहा कि अब जो है वो अरब की पॉलिटिक्स जो है या जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, खास करके हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रिटर्न ऑफ सीरिया, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इन्होंने जो है वेलकम किया सीरिया को, इसके ऊपर रिएक्शंस किस तरह से आए, अरब लीग का समिट जो है उसके थोड़े से टेक अवेज देखेंगे, गेस्ट पार्टिसिपेंट्स की बात करेंगे और जो स्पीच जो की सीरिया के प्रेसिडेंट ने उनकी बात करेंगे बशर अल असद साहब की, और रीजनल रीअलाइनमेंट और अरब यूनिटी की जो है वो एट द एंड बात करेंगे और देखेंगे। तो इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अरब लीग एक्चुअली में क्या है, तो देखिए अरब लीग जो है वो 22 मार्च 1945 को कायरो के अंदर इजिप्ट में बनाई गई। ठीक है, यानी कि मिस्र के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई 1945 के अंदर। ठीक हो गया, तो ये अरब लीग है जिसमें अरब मालिक जो है उन्होंने यूनिटी शो करने के लिए बनाई। और ये जो समिट था ये था 32nd सेशन ऑफ अरब लीग, ये 32वां जो है वो सेशन था। इससे पहले 31वां सेशन जो है वो अल्जीरिया के अंदर हुआ था, तो ये 32वां सेशन था। और इसका जो वेन्यू था वो सऊदी अरेबिया जद्दा के अंदर था और जद्दा में भी होटल हिलिंगटन जो है उसके अंदर ये समिट हुआ। और इसकी जो डेट है वो डेट है जी मई 19 2023, यानी 19 मई को जो है ये हुआ ये समिट जो है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनकी तादाद है 22, यानी अरब लीग के जो मेंबर्स हैं वो 22 मेंबर्स हैं अरब लीग के, तो 22 के 22 मेंबरान ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन की। अब इसमें क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो शाम के पहलू के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए जो चेंजिंग डायनेमिक्स हैं इस टाइम पे, अगर थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफली डिस्कस करूं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। इसमें ऑलरेडी मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से एक वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि हमने देखा कि किस तरह से जो है वो चीन जो है उसने किरदार अदा किया सऊदी अरब के साथ मिलकर, और सऊदी अरब और जो ईरान की जो हजारों सालों से दुश्मनी चली आ रही थी उसको खत्म कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हमने माना था कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर मिडिल ईस्ट की टोटल डायनेमिक्स को चेंज कर देगा। जिसमें हमने देखा था कि सऊदी अरब किस तरह जो है वो यूएसए से दूर हुआ, चाइना के करीब हुआ, जबकि ईरान तो पहले से ही अमेरिका से दूर था और वो भी जो है वो चीन के साथ पहले से ही था। तो आपस में इनकी जो दुश्मनी थी वो चाइना ने खत्म कर दी। तो इसका मतलब चाइना ने ये इशारा किया कि वो दुनिया को लीड करने जा रहा है। तो वो हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर कि उसने बहुत तेजी से जो है करवट ली 2023 के अंदर। अब उसी में जब हर जगह दुश्मनी खत्म हो रही है तो सऊदी अरब ने यह भी ऐलान किया था कि वो शाम के साथ भी जो अपने ताल्लुकात है ईरान के साथ साथ वो अच्छे करेगा, क्योंकि ईरान और शाम एक ब्लॉक का हिस्सा थे जबकि सऊदी अरब और इराक जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा थे। ठीक है, तो इस वजह से अब जब सऊदी अरब ने हालात ईरान के साथ अच्छे किए, अपनी 2030 की जो उनकी पॉलिसी है या गोल्स हैं जिसमें उन्होंने सऊदी अरब को एक टूरिज्म हब बनाना है, तो उसके लिए उन्हें हालात अच्छे चाहिए वहां पे, तो इसीलिए अब उन्होंने शाम के साथ भी ताल्लुकात अच्छे किए। इसी मीटिंग के बाद चीन ने जब इनकी जो है वो आपस में दोस्ती करवाई, तो इसलिए अब ये जो अरब लीग का समिट हुआ इस दफा का 2023 का, तो इसमें क्योंकि शाम तो पहले से बाहर था तो अब उसको दोबारा से इन्वाइट किया गया यहाँ पे, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप समझ गए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सस्पेंशन ऑफ सीरिया फ्रॉम अरब लीग इन 2011 कि 2011 के अंदर जो है वो अरब लीग को यहां से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने क्रैक डाउन किया था जो उनके प्रोटेस्टर्स थे वहां पे, जो कुछ लोग मुजाहिरे कर रहे थे उनके ऊपर। तो इसके नतीजे के तौर पर उन्होंने कहा भाई ये नहीं कि ये सुन्नी शिया का एक लड़ाई थी एक्चुअली में, क्योंकि हुकूमत जो है वो अल्टीमेटली जो सीरिया के अंदर है वो शिया की मेजोरिटी की है और इसी वजह से उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, साथ में जो है वो रशिया सपोर्ट कर रहा था। तो दूसरी साइड पे जो प्रोटेस्टर्स थे वो कौन थे एक्चुअली में, वो सुन्नी थे, तो उनको कौन सपोर्ट कर रहा था, उनको सऊदी अरब की सपोर्ट थी। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे फिर एक हालात बने, तो फिर सऊदी अरब ने इनको या अरब लीग ने इनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि सऊदी अरब जो है उसको हेड कर रहा है इस टाइम पे। तो ये यहां पे हमने देखा 2011 के अंदर उन्हें निकाल दिया गया। तो अब 2011 के बाद से दोबारा 2023 के अंदर की वापसी हो रही है। तो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई वो डिप्लोमेटिक ट्विस्ट जो हुआ, खास करके जो मैंने कहा कि सऊदी अरब और ईरान ने ताल्लुकात अपने बेहतर कर दिए, सालों बाद जो है ये बहुत बड़ा जो है वो ट्विस्ट था जिसकी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि इस तरह से एकदम से जो है हालात चेंज हो जाएंगे और ये हम जो सालों की लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। तो सीरिया जो है रिटर्न हुआ है अरब लीग के अंदर, तो जिस वजह से इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि एक्चुअली में ये जो है ये नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और नई डेवलपमेंट्स पीस के लिए हो रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक हो गया।
अब अगर हम देखते हैं कि सीरिया रिटर्न ऑफ सीरिया कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिकेड्स ऑफ वॉर यहां पे गुजरे हैं, यानी कि दहाइयां गुजरी हैं जंग की। बात समझ रहे हैं कि दहाइयां यानी कि 30 साल तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। तो दहाइयां जब गुजर गई हैं, हालात खराब हैं अरब के अंदर, तो इसमें अब ऐसे में ये सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि भाई इसको बुलाया गया दोबारा से, और दुनिया को एक यूनिटी जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर शो करवाई गई कि दोबारा से एक वैक्यूम क्रिएट ना हो और एक थर्ड पावर जो है वो यहां से फायदा ना उठा सके। ठीक है, और ये सऊदी अरब ने होस्ट किया, और इसको साथ में यानी कि एक तो सऊदी अरब ने इसे होस्ट कर रहा था, दूसरा सऊदी अरब ने सपोर्ट किया सीरिया को, साथ में इसको सपोर्ट हासिल थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, क्योंकि 2018 के अंदर यूएई जो है वो अपने ताल्लुकात कुछ बेहतर कर चुका था, किसके साथ? शाम के साथ। तो इसका मतलब है यूएई तो पहले कर चुका था, जब अब सऊदी अरब के भी हालात ठीक हो गए ईरान के साथ, तो अब उनका भी कोई जो है वो डायरेक्ट जो है उनके साथ कोई भी क्लैश नहीं रहा। तो दो ममालिक जो थे जो सपोर्ट कर रहे थे, यूएई और सऊदी अरेबिया, इसमें सीरिया को जो है शाम को सपोर्ट कर रहे थे इस लीग के अंदर। ठीक है, यानी कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर ममालिक उससे सपोर्ट कर रहे थे। अब अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि अरब लीग ने सस्पेंड कर दिया था दमास्कस को या दमिश्क को 2011 के अंदर, यानी शाम को 2011 के अंदर उसको कर दिया था, और डाउनग्रेड कर दिए थे अपने जो ताल्लुकात हैं, यानी ताल्लुकात खत्म कर दिए थे या बहुत कम कर दिए थे सऊदी अरब ने और दूसरे अरब ममालिक ने 2011 के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली सऊदी अरब लीड कर रहा है अरब कंट्रीज को, तो वो जो कहता है वही अरब कंट्रीज, जो छोटे छोटे अरब कंट्रीज हैं वो मानते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने हालात जो है वो खराब कर लिए थे। अच्छा, अब सऊदी अरब जो है अगर हम देखते हैं तो उसकी जो बहुत ज्यादा जो सपोर्ट रही है वो सपोर्ट रही है असद हुकूमत को हटाने के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा अगर सऊदी अरब ने पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा कोशिश की है, तो शाम के अंदर हालात खराब करने के लिए क्या कोशिश की गई है कि भाई वहां का जो सदर है बशारुल असद साहब जो है, जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो शिया कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए ईरान में जो है वो शाम को सदर को सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं पर सऊदी अरब जो है वो इराक को सपोर्ट करता है। तो इसलिए अब इराक और सऊदी अरब ने यह कोशिश की कि जो शाम के सदर साहब है बशारुल असद साहब, इनको उतारा जाए, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो इसका मतलब हालात वैसे ही खराब थे और बहुत ज्यादा खराब चले आ रहे थे। यह है बैकग्राउंड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अरब आउटरीच एंड री इंटीग्रेशन। आउटरीच का मतलब है दोबारा से अपने आप को खोलना, ठीक है, दोबारा से जो है ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करना, और री इंटीग्रेट करना, मुफाहमत करना, ताल्लुकात को बेहतर करना। ये किसने कोशिश की? अरब ने। यह अरब के अंदर कोशिश हो रही है। इसमें सबसे पहला क्या है जी, जो रिलेशनशिप हैं, जो अरब के साथ जो ताल्लुकात थे, उनको सबसे पहले वार्म रिलेशनशिप का एक आगाज किया गया असद के साथ या जो शाम के सदर साहब थे उनके साथ, और दोबारा से जो है उन्हें सपोर्ट किया गया, जबकि उन्हें पहले से जो सपोर्ट हासिल थी वो ईरान की थी और रशिया की थी, यानी कि सिर्फ दो ममालिक उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। अब अल्टीमेटली ये दो ममालिक जो हैं, देखिए अब ईरान के ताल्लुकात भी सऊदी अरब के साथ अच्छे हो चुके हैं और रशिया के ताल्लुकात भी जो है वो सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं इस रीजनल ब्लॉक के तहत। अब इसका मतलब जब ये दो ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर सऊदी अरब ने भी सपोर्ट करना था, इसलिए इनको जो है वार्म वेलकम किया गया। रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाइज विद सीरिया बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन 2018 के 2018 के अंदर यूएई पहले ही जो है वो शाम के साथ ताल्लुकात बहाल कर चुका था। उस लेवल पे नहीं थे लेकिन उसे बहाल कर चुका था। अब इनविटेशन जो है अरब की, अगर हम बात करते हैं कि असद को इनविटेशन किसने दी, तो देखिए उसमें अब इनको मजीद फर्दर भी इनविटेशन दी गई है, क्योंकि इनके हालात तो 2016 से 18 से ताल्लुकात बेहतर हो चुके थे और सऊदी अरब ने इनविटेशन दी कि भाई आप दोबारा से वापस आएं। अब साथ साथ ये मजीद आगे भी बढ़ेंगे और जो यूएन का क्लाइमेट समिट होगा दुबई के अंदर, जो कि इसी साल के आखिर में होगा, उसमें भी इनको इन्वाइट किया गया है। इसका मतलब यह है कि मजीद अरब के अंदर जो है हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि जब अभी ये आए हैं दोबारा से दुबई में, जब यूएई पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे भी जाएंगे तो मजीद हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। इसी तरह से जो शाम के सदर साहब हैं उनका जो विजिट हुआ ओमान का, ईरान का और रशिया का अभी हाल ही में, इसने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस अरब के चेंजिंग हालात में, यानी कि जहां पे रशिया ने नेगोशिएट किया वहीं पे ईरान ने किया और साथ में ओमान का विजिट भी हुआ, तो भी। इसका मतलब यहां पे डिप्लोमेटिकली जो है वो असद साहब पहले से ही एक्टिव थे और कोशिश कर रहे थे कि भाई उनके हालात जो है वो बेहतर हो जाए दोबारा से, क्योंकि शाम के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी के लिहाज से आप देखें तो बहुत ज्यादा, और हाल ही में भी जलजला भी वहां पे आया शाम के अंदर, टर्की के अंदर, तो हालात वहां पे मजीद खराब हैं। अब अगर हम बात करते हैं
अरब आउटरीच कि उन्होंने किस तरह से जो है वो अरब को इंटेंसिफाई किया, या किस तरह से ये जो डेडली अर्थक्वेक है, जो जलजला आया, उसके बाद ये हालात जो बेहतर होना शुरू हुए, या जो शाम की एक ज़रूरत भी थी कि वो दोबारा से सऊदी अरब के साथ और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अरब जो है वो आपस में आप कह सकते हैं कि दोबारा से शीरो शक्कर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी कामयाब होगी कितनी नहीं ये तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये हालात जो है हमें अच्छाई की तरफ नजर आ रहे हैं कि भाई जा रहे हैं। अब इसके ऊपर जो रिएक्शंस जो जनरेट हुए, ठीक है जी, यानी कि किस तरह के रिएक्शंस जनरेट हुए, देखिए उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कतर जो है, अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि कतर के जो है सबसे यहां पे स्ट्रांग हमें नजर आता है अरब के अंदर, सऊदी अरब के बाद, तो कतर से हालात ऑलरेडी सऊदी अरब के खराब थे ईरान की वजह से, और ईरान की वजह से अगर ना भी हो तब भी कतर जो है बहुत बड़ा सपोर्टर यहां पे रहा है अमेरिका का। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब कतर की सपोर्ट अमेरिका के साथ है तो अमेरिका की सपोर्ट ईरान के साथ भी नहीं और ना ही शाम के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी सूरत में अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि हालात दोबारा से नॉर्मल पे आए ईरान के साथ या शाम के साथ, ये वो कभी नहीं चाहेगा। कौन नहीं चाहेगा? अमेरिका। तो जब अमेरिका नहीं चाहेगा तो अमेरिका का दोस्त यहां पे कौन है? कतर है। तो इसका मतलब कतर भी नहीं चाहेगा कि एकदम से हालात ठीक कर दिए जाएं, जबकि सऊदी अरब ये चाहता है कि अब कतर के साथ अगर दोस्ती हो गई है तो कतर को ये समझाया जाए कि भाई देखो अब शाम के साथ हालात बेहतर कर दो, जैसे ईरान के साथ हमने कर दिए, अब बस खत्म करो बात को। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। तो कतर की तरफ से अगर हम देखते हैं रिएक्शन, तो कतर ने जो है वो ये डिसीजन लिया है कि नॉट टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद असद गवर्नमेंट बट नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग अरब लीग रीइंटीग्रेशन। कतर ने यह फैसला किया है कि वो अपने हालात नॉर्मल नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि अगर अरब लीग के अंदर जो है वो शाम के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो मैं उसमें रुकावट भी नहीं बनूंगा। यानी मैं अपने ताल्लुकात ठीक नहीं करूंगा, लेकिन मैं दूसरों को मना नहीं करूंगा कि वो ठीक ना करें। वो करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कतर की तरफ से कोई रिएक्शन स्ट्रांग नहीं आया, अल्टीमेटली अमेरिका की तरफ से भी स्ट्रांग नहीं आया अगर कतर की तरफ से नहीं आया एक रिएक्शन। कतर के जो अमीर हैं अगर हम बात करते हैं तो वो उनकी काफी ज्यादा पावर है। यहां पे पावर इसलिए है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके डेलीगेशन को समिट के अंदर जो लीड कर रहे थे वो कतर के अमीर कर रहे थे, क्योंकि कतर एक तगड़ा कंट्री है, या अरब लीग के अंदर काफी ज्यादा उसकी पावर है, और खास करके दुनिया में भी कतर की सुनी जाती है। अल जजीरा टीवी आपको पता है उनकी वजह से, और इसी की वजह से सऊदी अरब के इख्तिलाफात भी काफी ज्यादा रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो काफी ओपन जो आपको पता है रिपोर्टिंग करता है। तो गल्फ स्टेट्स जो है अगर हम उनकी बात करते हैं तो गल्फ स्टेट्स देखिए यहां पे इस मैप के अंदर देखिए ये गल्फ स्टेट्स हैं। गल्फ स्टेट्स वो हैं जिनका जो बॉर्डर है वो इस गल्फ के साथ लगता है। ये जो गल्फ है, गल्फ को उर्दू में कहते हैं खलीज। तो खलीज वो है जहां समंदर जमीन के अंदर घुस रहा हो, ज्योग्राफी के अंदर हम उसे खलीज कहते हैं, जहां पे समंदर जमीन को काट के अंदर घुस जाए वो खलीज है। तो ये सारे का सारा खलीज है, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक साइड पे ईरान है यहाँ पे, और इस साइड पे ये जितने ममालिक की बॉर्डर्स लग रहे हैं, जिनमें इराक है, जिनमें सऊदी अरब है, जिनमें यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और ओमान है, ये सारे के सारे कंट्रीज कौन से हैं जी? ये गल्फ स्टेट्स हैं, क्योंकि इनकी जो बॉर्डर है वो लगते हैं इस गल्फ के साथ। तो इन सारे 7 कंट्रीज को, ये गल्फ स्टेट्स 7 हैं, इन 7 कंट्रीज को कतर लीड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर कतर कहता है कि मैं हालात ठीक नहीं करता तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका एक असर पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? कतर की अच्छी खासी पावर है, उसका असर पड़ेगा। तो ये भी रिएक्शंस के अंदर है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी क्या कर रहा है, क्योंकि जब कतर ने किया तो अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स भी अपोज कर रहा है सीरिया को कि भाई उसके हालात दोबारा से अरब लीग के अंदर वापसी नहीं होनी चाहिए और हालात ठीक नहीं होने चाहिए। यानी रीएडमिशन जो है अरब लीग के अंदर सीरिया की, उसको अमेरिका को ये बात कबूल नहीं है। ठीक है, क्यों कबूल नहीं है? देखिए जब अरब लीग के अंदर वापस आ जाएगा शाम, तो इसका मतलब यह है कि शाम की आइसोलेशन खत्म हो जाएगी, और वो जहां जो सारे का सारा ऑपरेशन हो रहा है शाम के अंदर, या जो बहरीन के अंदर या बाकी वाले के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, उर्दन के अंदर खास करके, वो किसका हो रहा है जी? वो सारे का सारा असर डालेगा फलस्तीन के ऊपर और इसराइल के ऊपर। तो इसराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि हालात ईरान के भी ठीक हो जाए और शाम के भी ठीक हो जाए, इसलिए इसराइल नहीं चाहेगा तो अमेरिका नहीं चाहेगा, और अमेरिका नहीं चाहेगा तो शायद कतर भी इस टाइम पे नहीं चाह रहा, तो इसलिए इसने भी अपोजिट या अपोज किया उसको कि अरब लीग के अंदर शामिल ना हो। अब अरब लीग, ये मैप यहां पे आप नीचे देखिए तो ये 22 कंट्रीज हैं अरब लीग के। ठीक है, ये जो यहां पे आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो है मोरितानिया है, मोरक्को है, मराकेश है, अल्जीरिया है, टूनेशिया है यानी ट्यूनिस, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, यहां नीचे सोमालिया है,
और फिर इसके बाद ये जो अरेबियन पेनिनसुला के अंडर जो कंट्रीज आते हैं, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, अरब लीग बना रहे हैं, जिनकी तादाद 22 है। तो अमेरिका भी ये नहीं चाह रहा कि 22 ममालिक ये जो है दोबारा से एक हो जाएं, यानी मुस्लिम कंट्रीज। और इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे इस मैप को अगर आप देखिए तो यहाँ पे सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो अरब लीग का मेंबर नहीं है, और वो यहाँ पे है, और वो कौन है, उसका नाम है इजराइल। तो जब इजराइल अकेला हो जाएगा यहाँ पे, ये सारे के सारे अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो टफ टाइम किसे मिलेगा, अल्टीमेटली इजराइल को मिलेगा। तो वो जो अपने मकासद जहां पे पूरे करना चाह रहा है वो कभी नहीं हो सकेंगे, तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि हालात नॉर्मल हों। ठीक है, तो ये यहां पे एक हालात है, तो इनको भी देखना पड़ेगा अरब कंट्रीज को। मजीद अगर हम बात करते हैं जी द अरब लीग समिट की, कि इसके अंदर मजीद क्या पॉजिटिविटी हुई या नेगेटिविटीज, क्या बातें की गई, तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस इस पे हुई हैं। क्या हुई है कि जो कंडक्ट किया गया समिट जो है, इसमें जो स्पीचेस हुई काफी ज्यादा डिसिप्लिन थी वो स्पीचेस, और फोकस्ड एजेंडा के ऊपर थे। डिसिप्लिन स्पीचेस का मतलब यह है कि वहां पे जैसे पहले अगर स्पीचेस होती रही हैं तो वो आपस की दुश्मनी के ऊपर होती रही हैं, कि भाई उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया है। होता है ना कि आप जब दुश्मनी आपस में चल रही हो तो बड़े बड़े बैठे तो क्या होता है, वहां पे गिले शिकवे वो सारी बातें होती हैं, तो वो सारे आपस में एक दूसरे की टांग खींचना होती है। तो डिसिप्लिन स्पीचेस का मतलब यह है कि यहां पे टांगे नहीं खींचेंगी, बल्कि तरीके से बात की गई, और ऐसे तरीके से बात की गई कि हम हालात को वाकई में बेहतर करना चाहते हैं। यानी जब बात खत्म हो रही होती है तो फिर अल्टीमेटली सब कहते हैं हाँ ठीक है भाई खत्म करो, बस खत्म करो, जो भी हुआ खत्म करो। तो ये वही हालात हमें नजर आए यहाँ पे। फोकस्ड एजेंडा था। फोकस्ड एजेंडा का मतलब यह है कि पीस था, प्रोग्रेस था, प्रोस्पेरिटी था, कि हमने ये जो अरब के अंदर हो रहा है, ये तबाही जो बनी हुई है पिछले 10-20 साल से, इसको खत्म करना है। तो फोकस्ड एजेंडा था। और इसमें जो है वो यंगर वॉइसेस को भी सुना गया। यंगर वॉइसेस का मतलब यही है कि क्योंकि इसको होस्ट जो है वो सऊदी अरब कर रहा था, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो थे, तो जाहिर बात है मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो सुना गया यहाँ पे। तो ये उनके लिए, क्योंकि वैसे भी अपना जो न्यू इमेज है दुनिया को भी दिखाना चाह रहे हैं, अरब लीग के अंदर भी उनका न्यू इमेज जो सामने आ रहा है कि ये सारी जो पीस एफर्ट्स हैं ये सऊदी अरब कर रहा है। और सऊदी अरब में कौन कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान, जो कि 2030 विजन जो है उसको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है सऊदी अरब के अंदर, तो उनको भी सुना गया। ये एक पॉजिटिव है। सेकंड क्या है जी, सऊदी अरेबिया जो है उसका एम है, उसका एम क्या है कि मोर यूनिफाइड एंड असर्टिव रोल ऑन द ग्लोबल स्टेज, कि वो मजीद जो है वो असर्टिव और बहुत ही बेहतर तरीके से यूनिफाइड रोल जो है वो प्ले करे ग्लोबल स्टेज के ऊपर, यानी सिर्फ रीजन के अंदर नहीं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि यहां पे सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर ही उसकी कोशिश है कि वो अपने ताल्लुकात बेहतर करे, बल्कि वो यहां पे देखिए आप साउथ एशिया के अंदर भी हालात बेहतर कर रहा है, इंडिया के साथ भी हालात बेहतर है, पाकिस्तान के साथ भी उसकी कोशिश है। इसी तरह से यहाँ पे जो पूरा रीजन के अंदर ब्लॉक जो बन रहा है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो पूरा पूरा ब्लॉक उसके अंदर भी इसके हालात हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए कि इसकी कोशिश है अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहे, सऊदी अरब की यानी कोशिश है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब बात की तो हमने देखा था कि सऊदी अरब बैलेंस करना चाह रहा है अपनी अप्रोच को, वैसा नहीं करना चाह रहा कि भाई अमेरिका के साथ खत्म और रशिया के साथ या चाइना के साथ इन हो गया, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि वो बैलेंस रिलेशन चाहता है। तो बैलेंस रिलेशन चाहने के लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बैलेंस होके चले, बैलेंस चीजों को लेके चले। तो इसलिए वो एक नया रोल यहां पे तय कर रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और साथ में अब क्या नीड है जी, टेंजिबल रिजल्ट्स टू मेजर द सक्सेस ऑफ द समिट, कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब इसके जो रिजल्ट्स होंगे, मेजरमेंट हम क्या करेंगे, ये टेंजिबल मेजर है, और उसमें देखेंगे कि क्या हम कामयाब हुआ ये अरब लीग का समिट या नहीं हुआ, या उससे क्या आगे जो है वो प्रोग्रेस जनरेट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको हमने देखना है टेंजिबल वे के अंदर, यानी कि हम जो जिस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं हम उस हिसाब से देखेंगे अब इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, और वो रिजल्ट जो है वो क्या अरब के लिए जो है बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर हम दोबारा से जो है वो सिर्फ बातें ही सुनेंगे। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। अगर हम इसमें गेस्ट पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं तो गेस्ट पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर 3 थे। सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरपर्सन है वो एक गेस्ट पार्टिसिपेंट थे, ओआईसी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो थे, ये तो 2 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेड थे। और तीसरे जो गेस्ट हैं जिनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल रही वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो ज़ेलेंस्की हैं, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे, क्योंकि सारा का सारा समिट जो है वो तकरीबन आप कह ले कि इनके गिर्द भी घूमता रहा, और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है खास करके वो इसलिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रही थी कि भाई यहां पे ज़ेलेंस्की आए हैं तो क्या जो है वो मिडिल ईस्ट के जो अरब लीग है, खास करके अरब मालिक जो हैं या मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनकी सपोर्ट हासिल हो पाएगी
रशिया के अगेंस्ट में ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को, या नहीं हो पाएगी। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और फिर यहीं से हमने देखा कि ये G7 के समिट के लिए भी निकल गए। ज़ेलेंस्की यहां पे पहले आए, उसके बाद फिर G7 का जो जापान के अंदर समिट हुआ उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो उसके अंदर भी वो निकल गए। तो जो इन्विटेशन मिला था यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब को, वो भी यहां पे आए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो प्रेसिडेंट साहब हैं यूक्रेन के, इन्होंने एम्फसाइज किया किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर और नेटिव लैंड के ऊपर। यानी कि इन्होंने इस बात को कहा कि भाई देखिए, जैसे पैलेस्टाइन जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, उसकी भी कोशिश है कि वो इसराइल को टफ टाइम दे या इसराइल के अंदर अपने आप को मनवाए कि वो लैंड जिसके ऊपर कब्जा हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही हम जो है वो कैसे जो है वो यूक्रेन को छोड़ दें या रशिया को ये कह दें कि भाई वो हमारे कुछ स्टेट्स के ऊपर, जो खास करके 3 रियासतें आपने देखी हैं, तो उनके ऊपर कब्जा कर ले। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। हम अपनी मादर मिल्लत की यानी अपनी जमीन की जो है वो हिफाजत करेंगे। तो यहां पे कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। यानी पैलेस्टाइन के साथ इसको अटैच करने का पर्पस यही था कि भाई मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनकी सपोर्ट हासिल की जा सके। ठीक है। साथ में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने अपनी सिग्निफिकेंस को इस हवाले से बताया कि भाई वो सप्लायर हैं इजिप्ट को और लेबनान को, बहुत ज्यादा वो ग्रेन्स वगैरह या जो आप कह ले उनकी जो फूड की नीड्स हैं वो भी पूरी करते हैं अल्टीमेटली। तो जब वो फूड के सप्लायर भी हैं तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम तो आपके साथ पुराने सप्लायर हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो अब मुश्किल वक्त है, आप हमारे साथ खड़े रहे। आप एक स्टेटमेंट देखो कि कोई इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट पास नहीं की गई रशिया के खिलाफ, ठीक है, लेकिन ये है कि इनको सपोर्ट करने की कोशिश की गई है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो बैलेंस यानी बैलेंस लेके जा रहे हैं भाई, सिंपल बात यह है, बैलेंस लेके जा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं जी असद स्पीच एंड रीबिल्डिंग सीरिया के, असद की जो स्पीच है अगर उसको देखें, बशार अल असद साहब जो हैं, जो शाम के जो सदर हैं, उन्होंने स्पीच क्या की और उसमें क्या उन्होंने मैसेजेस दिए, अगर उसकी बात करते हैं, देखिए होप्स ये की जा रही हैं, जो असद की स्पीच है उसमें यह कहा जा रहा था कि भाई उसके अंदर कॉन्ट्रिक्शन होगी, यानी एक तो नदामत का एहसास होगा, दूसरा एक्नॉलेज किया जाएगा जो ब्लड शेड हुआ, ब्लड शेड यानी जो इतना खून खराबा पिछले 10 साल में हुआ है, वो बशार अल असद का जिम्मेदार समझा जाता है, अरब के अंदर भी और वेस्टर्न वर्ल्ड भी उन्हें ही समझता है। उसका जिक्र किया जाएगा और प्लेज किया जाएगा रिकॉन्सिलेशन के लिए, यानी एक अहद किया जाएगा कि हम दोबारा से अपने हालात ठीक करेंगे। लेकिन यह अहद किसके ऊपर होगा? पहले इस रिकग्निशन के ऊपर होगा कि यस, हमसे गलतियां हुई, हमने ब्लड शेड यहां पे किया और हम नदामत का एहसास है हमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिकॉन्सिलेशन की बात जरूर की गई, लेकिन ब्लड शेड या कोई जो है वो नदामत के एहसास की बात नहीं की गई। ढके छुपे लफ्जों के अंदर बात की गई, लेकिन खुल के बात नहीं की गई। ठीक है, तो वो जो एक उम्मीद की जा रही थी शायद वो हासिल नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी काफी बेहतर था। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्पीच के मजीद पहलुओं की, तो देखिए ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो जन्म ले रही थी। यह कहा जा रहा था कि भाई अब क्या होगा कि अब ये जो डाउन प्लेइंग एक्सटर्नल इंटरवेंशंस हैं उनके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और काफी अच्छे तरीके से बातचीत की गई। तो इसका मतलब यह है कि वो जो उम्मीदें वेस्ट लगाए बैठा था, शायद वेस्ट की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। इसके साथ साथ असद स्पीच या असद को जो बुलाया गया, बशार अल असद को, तो जो मीडिया है, कौन सा मीडिया है? एसोसिएटेड विद हिजबुल्लाह एंड तेहरान, यानी जो ईरान का मीडिया है और साथ में जो हिजबुल्लाह का मीडिया है, यानी जो आप कह लें जी प्रो शाम है या प्रो ईरान मीडिया है। ठीक है, उसने क्या किया, या प्रो आप शिया मीडिया भी कह ले, तो प्रो शिया मीडिया ने यहां पे ये सोचा कि भाई असद को यहां पे जो बुलाया गया है ये एक विक्ट्री है, ये काफी ज्यादा कामयाबी मानी जा रही है कि भाई देखो आखिर अरब ने बुला ही लिया शाम को, शाम वापस आ गया, ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं तो हमें ये रियलिटी क्या दिखाई देती है? रियलिटी ये है कि फ्रेगमेंटेड द डीपॉपुलेटेड स्टेट, इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड द नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन, कि सीरिया की जो कोशिश है वो क्या है जी? वो अब ये कोशिश है कि उसके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। किस तरह से खराब हैं? क्योंकि वहां जलजला भी आया, इकोनॉमी की भी उनकी बहुत ज्यादा खराब है, उनके हर तरह से हालात खराब हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इस अरब समिट में आए। तो ये कहने की कोशिश की जा रही है दो मुख्तलिफ तरह से, यानी एक साइड से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि देखो आखिर शाम को बुलाना ही पड़ गया, पता चला। ठीक है, एक तो ये कहने की कोशिश की जा रही है, दूसरी साइड पर ये कहने की कोशिश कर रही भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी अपनी जरूरत है, अगर बुलाया हमने बड़ेपन का मुजाहरा किया, लेकिन एक्चुअली में जरूरत किसकी है यहां पे आना? आपकी जरूरत है, हमारी नहीं है। गो कि दोनों की जरूरत है। यहां पे सीधी सी बात है कि विन विन कंडीशन है। सऊदी अरब को पीस चाहिए और पीस शाम के बगैर हो नहीं सकता अल्टीमेटली। तो इसी तरह से जो है वो दोनों तरफ से, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि एक कोशिश की गई, एफर्ट की गई, तो इसे हम पॉजिटिवली देखें।
चैलेंजेस अगर हम बात करते हैं या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, अब इस जो समिट आया इससे हम क्या मजीद देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर क्या होगा। तो देखिए अब रीबिल्डिंग जो है ये प्रोसेस होगा। अभी कोशिश की जा रही है कि जो मुहाजिर जो अब जा चुके हैं, मुहाजिर किस वजह से जा चुके हैं, एक तो जो जंग लगी हुई है यहाँ पे पिछले 10 सालों से, ठीक है, और 20 साल तकरीबन हो चुके हैं। एक तो उस जंग के जो लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, कहाँ पे, खास करके सबसे ज्यादा टर्की के अंदर गए हैं और जो साथ के ममालिक है वहां पे गए, और साथ में जो अभी हालिया जलजला हुआ है, ठीक है, कुछ माह पहले, तो उस जलजले से भी बहुत से लोग वहां से जो माइग्रेट हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब पहली कोशिश ये होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है कि भाई अब रीबिल्ड करना चाहिए उन लोगों को जो मुहाजिर यहां से गए हुए हैं, उनको वापस बुलाना चाहिए, लेकिन उनके लिए यहां पे हालात पहले साजगार होंगे तब आएंगे। इसी तरह से इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या हैं, अब ये किसके कंसर्न्स हैं, इंटरनेशनल कंसर्न्स के। ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो रिकंस्ट्रक्शन की फंडिंग अब दी जाएगी अरब लीग के थ्रू या जो बाकी ममालिक दे रहे हैं, तो वो कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, वो लूटेड ना हो जाए ईरान के हाथों या असद क्लेन के हाथों, यानी कि जो असद पिछले इतने सालों से बैठा हुआ है अरब के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि अपने दोस्तों यारों के थ्रू या करप्शन आप कह लें, करप्शन के थ्रू ये पैसा जो है वो हुकूमत हजम ना कर ले। तो इसलिए ये कंसर्न इंटरनेशनल कंसर्न है, ठीक है, कि भाई अब दोबारा से रिहेबिलिटेशन होगी कि नहीं होगी, ये भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जेन्युइन जो है वो कंप्रोमाइजेस भी हैं और साथ में ऑफरिंग अकाउंटेबिलिटी भी बात की जा रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने यहाँ पीस चाहना है तो आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा उन लोगों को जो यहाँ पे पीस खराब करने के जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो वो चाहे ग्रुप्स हों, मलेशिया ग्रुप्स हों, या जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं खुल के या ओपन छुप के सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये चैलेंजेस हैं, ये अपकमिंग डेज में हैं, ये जो चैलेंजेस हैं ये आने वाले दिनों के अंदर हैं, ठीक है, ये अभी नहीं है लेकिन स्टार्ट है। अगर बात करते हैं रीजनल रीअलाइनमेंट की और अरब यूनिटी की, तो उस हवाले से ये जो जद्दा समिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि ये रैपिड रीजनल री अलाइनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि बहुत ही तेजी से देखिए आप जो है 2023 के जो पहले 3-4 माह हैं उनमें बहुत ही तेजी से जो है चीजें बदली हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरब की यूनिटी के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो उसकी रिस्टोरेशन जो हुई है डिप्लोमेटिक टाइज की ईरान के साथ, और उसके जो इंप्लीकेशंस होंगे यमन के ऊपर, इराक के ऊपर, लेबनान के ऊपर, सीरिया के ऊपर, इस हवाले से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि जो यूक्रेन रशिया की जो वॉर है उसके ऊपर जो है ये किस तरह से जो है वो लेंगे। कोशिशें की जा रही है कि यहां पे सालसी करवाई जाए, ये कहा गया है सऊदी अरब की तरफ से कि भाई हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इस जंग को खत्म किया जाए, ठीक है, और हम ना एक को सपोर्ट करेंगे ना दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या किया जाए जी, खत्म किया जाए। उसके बीच में हमारी कोई मदद चाहिए तो हम वो करने को तैयार हैं। साथ साथ जो एफर्ट्स की जा रही हैं बहरीन की और जीसीसी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी रिहेबिलिटेशन की, इराक की, ठीक है, और रीस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज की बात की जा रही है लिबनान के साथ, कि उसे भी अकेला किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि पूरे रीजन के अंदर जो है वो रीडेवलपमेंट या रीस्टैब्लिशमेंट डिप्लोमेटिक टाइज की बात की जा रही है बहुत ही तेजी के साथ। और फिर हम ये देख रहे हैं कि जो गोल हैं वो काफी ज्यादा आउटलाइन किए गए हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस गोल है अरब समिट को लेके, और जो फाइनल कम्युनिके जो एक डिलीवर किया गया है, जो कि फाइनली यानी कि जो ऑफिशियली डिप्लोमेटिक एक लेटर राइटिंग शक्ल में आया है, वो क्या आया है जी, राइटिंग की शक्ल में, कि अब हमने क्या करना है, आउटलिंक सपोर्ट फॉर अनऑथराइज्ड मिलिटेंट्स, कि हमने अपनी सपोर्ट सब ममालिक ने, जो अरब ममालिक हैं सब ने, या अरब लीग के जो ममालिक हैं उन्होंने जो यहाँ पे ऐसे ग्रुप जो हैं, ठीक है, जैसे तालिबान टाइप यहाँ पे ग्रुप हो गए, या वहां पे IS हो गया, ठीक है, इस तरह से मजीद को ग्रुप है, हिजबुल्लाह वगैरह इस तरह के ग्रुप हो गए, तो उन ग्रुप्स को जो है हमने सपोर्ट नहीं करना, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करना, ये कहा जा रहा है सबकी तरफ से, क्योंकि सबकी तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है। और रिजेक्ट करना है मेडलिंग बाय हॉस्टल स्टेट्स। हॉस्टल स्टेट्स जो हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो अपने तरफ से, जैसे ईरान को यहां पे खास करके टारगेट करने की कोशिश की गई है कि ईरान दोबारा से जो है वो किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा, और ग्रुप जैसे यमन के अंदर सपोर्ट कर रहा था हौसी बागियों को, तो अल्टीमेटली इस तरह से कोई सपोर्ट अप नहीं की जाएगी किसी भी तरफ से, बल्कि स्टेट के लेवल के ऊपर अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगी। तो ये जो है कुछ एलामिया जारी किया गया और ये इसकी जो है रीअलाइनमेंट की गई अरब यूनिटी के अंदर। एट द एंड इसको कंक्लूड करते हैं, और एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि अब उम्मीद की जा रही है कि जो अरब वर्ल्ड है वो इस पेनफुल चैप्टर जो है उससे आगे जाएगा, जो कि बहुत ही अब अशरेस को गुजर चुके हैं, सालों गुजर चुके हैं, यानी कि अब मूव ऑन जिसे हम कहते हैं ना, कि अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश स्टार्ट हो गई है। और ये जो आग लगी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए ये तो दूसरे ने लगवाई है, तो हम क्यों आपस में जो है इसका हिस्सा बन के आगे जा रहे हैं। और ये भी कोशिश की जा रही है कि रीगेन की जाए
यूनिटी स्टेबिलिटी की जाए और स्ट्रॉन्ग जो है ग्लोबल फोर्स बनाई जाए अगेन से, कि जो पर्पस था अरब लीग का, ये 22 ममालिक क्यों बनाए गए थे 1945 के अंदर इनकी अरब लीग, इसलिए बनाई गई थी कि ये दुनिया को इकट्ठे इज्तिमाई तौर पर फेस कर सकें और दुनिया को जो है वो दुनिया के चैलेंजेस का सामना कर सकें और अपने आप की डेवलपमेंट के लिए हर तरह की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है, हर तरह की ट्रेड डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे का साथ दे सके। तो बनाई तो इसलिए गई थी, यानी कि मुत्तहिद होने के लिए बनाई गई थी ना, लेकिन आज जो हालात हैं अरब वर्ल्ड के वो बिल्कुल जो है वो चूरा चूरा हो चुके हैं। तो इसका मतलब शायद अरब अब ये कह रहे हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है अपने दुश्मनों को। तो अल्टीमेटली शायद वो अमेरिका को कह रहे हो इस बारे में, क्योंकि अमेरिका ने यहां पे आग लगाई हुई है और इजराइल ने साथ में लगाई हुई है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक्चुअली में हमने दोबारा से यूनाइट होना है और उस पर्पस के लिए यूनाइट होना है जिसके लिए हम बने थे। ये बहुत अच्छी बात है। और जो चैलेंजेस हैं और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं सीरिया की रीइंटीग्रेशन की अरब लीग के अंदर, उनको अब जो है वो रीजनल डायनेमिक्स के साथ बेहतर किया जाए। यानी कि अब ऐसा नहीं है हमने कह दिया तो बात खत्म हो गई, बल्कि अगर हम अब चाहते हैं कि शाम के अंदर बहाली का काम हो, वहां पे बेहतरी हो, उस हुकूमत को सपोर्ट किया जाए ताकि वहां पे मिलिटेंसी खत्म हो और यहां पे पूरे के पूरे जो मिडिल ईस्ट है, इस मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो अमन आ सके। तो देखिए, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अब ये मुसलमानों के बीच में अगर यहां पे यूनिटी पैदा होती है तो अल्टीमेटली इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इत्तेहाद ही हमें आगे लेके जाएगा, क्योंकि हम अपने हालात पाकिस्तान के इस टाइम पे ठीक नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली इसका पाकिस्तान को भी फायदा होगा कि पाकिस्तान को पहले ईरान में से या सऊदी अरब में से किसी एक को चुनना पड़ता था, इसी तरह इराक में से या शाम में से किसी एक को चुनना पड़ता था, लेकिन अब होप्स हो कि पूरे अरब के साथ अगर हमारे ममालिक बेहतर होंगे, ताल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारे लिए जॉब क्रिएशन होगी। क्योंकि अब ये एक कमजोर बात है कहना कि हम खुद को बेहतर ना करें और उन्हीं की तरफ देखते रहें, लेकिन यह है कि हमें ओवरऑल हमें भी फायदा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं सीरिया का और ये अरब समिट जो है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।